दर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि अभी रिसेंट में यहाँ पे चेंजेस आए हैं। बट देयर इज़ मोर समथिंग अबाउट ईपीएफओ एंड एवरीथिंग, सो इसके बारे में अपन बात करेंगे। और वीडियो के एंड में हम लोग हमारे फेवरेट फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी बताएंगे जो आपको यहाँ पे करने चाहिए, या फिर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए। ओके, सो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आपने हमारे ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड को ज्वाइन नहीं किया, जो कि टेलीग्राम पे है, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है, भले वो कॉन कॉल हो या फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलरेडी 7,500 लोग जुड़ चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस चैनल। काफ़ी ज़्यादा आपको जो भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है कि मार्केट में कब न्यूज़ कहाँ आ गई पता ही नहीं चला, आपका स्टॉक मूव इधर उधर हो गया, तो उससे अपडेट रहने के लिए बेसिकली दिस इज अ वन प्लेटफॉर्म वेयर आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी, भले वो मनी कंट्रोल ने डाली हो या एटी ने डाली हो या सीएनबीसी ने। ठीक है, चलिए। डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो फॉलो, आपको फॉलो करना चाहिए हमारा जो ट्विटर हैंडल है, जहाँ पे हमारी जो इंसाइट्स होती है, हमारे ओपिनियन वगैरह होते हैं, हम लोग वहाँ पे क्विकली अपडेट कर पाते। फॉर एग्जांपल ये जो थ्रेड था हमने सबसे पहले उधर अपडेट किया। क्या हुआ है एग्जैक्टली, ईपीएफओ का भी इंटरेस्ट रेट का बेसिकली डिसीजन आ चुका है। ठीक है, और हर बार क्या होता है, ईपीएफओ बेसिकली जो अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसका बेसिकली डिसीजन होता है जो मार्च में महीने में लिया जाता है फॉर द होल ईयर। अब इसके पीछे क्या सीन होता है, देखो क्या हुआ। 2 साल से जो ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट था ना वो 8.5% था। अब 8.5% आपको कोई फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न दे रहा है तो इट इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है, अगर आप अपना निफ्टी का रिटर्न भी देखोगे तो क्या लास्ट 6 महीने से अपना नेगेटिव रिटर्न है, या फिर अपने बैंक या एफडी की रेट्स भी देखेंगे तो भी बहुत कम है। तो इसके पीछे अभी क्या हुआ, बेसिकली 8.1% का इंटरेस्ट रेट कर दिया गया, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम पे है। बट ये और ज़्यादा कम होगा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, बिकॉज ईपीएफओ के पास उतने पावर नहीं है, उतने इन्वेस्टमेंट्स नहीं है कि वो इतना गारंटीड रिटर्न आपको दे पाए। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि जैसे कि हम लोग ने लिखा है, बट 8.1 इज स्टिल मोर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखो, सबसे पहले बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स कितने चल रहे हैं। अगर आप देखोगे सेविंग स्कीम्स जो लाइक अपना पीपीएफ है, ठीक है, वहाँ पे करीबन 7 या 8% का रिटर्न मिलता है, जो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स आपको 5-6% मिलती है, बट उस पर अगर आप टैक्स लगा दोगे 30% का भी, तो यहाँ पे 6% मतलब लगभग है ना, वो 3.5-4.5% तक चला जाता है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईपीएफओ क्या कर रहा है, अब ईपीएफओ आपको इतना ज्यादा क्यों दे पा रहा है, 8.5% का गारंटीड रिटर्न देता है, जबकि उसके खुद के इन्वेस्टमेंट ही वेरिएबल रिटर्न्स में और वो वोलेटाइल है। इफ यू वी लुक एट द पास्ट हिस्ट्री, देखो क्या होता है, ईपीएफओ के पास जो करीबन 16 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। अब वो 16 लाख करोड़ भी वो तरह तरह के अपने पेंशन फंड मैनेजर्स को देता है, जैसे एचडीएफसी एएमसी है ना, इट इज वन ऑफ द पेंशन फंड मैनेजर। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इस चार्ट में क्या दिखा है कि ईपीएफओ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है। ठीक है, लास्ट 2 साल से अगर आप देखोगे 2021 और 2020 का यहाँ पे जो रिटर्न था 8.5 था, उससे पहले और ज्यादा था 8.65, 16-17 में 2015-16 में 8.8 था। बट अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे कि उनके फंड मैनेजर की यील्ड क्या है, बेसिकली फंड मैनेजर ने जहाँ पैसा लगाया वो उनने कितना रुपए अर्न करके दिया ईपीएफओ को, वो ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर बहुत ज्यादा गया था, 6.87% का ही रिटर्न दिया। चलिए, ये तो ठीक है, बट अभी आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें कितना पैसा आता है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो उसका भी रिटर्न 7.10 है। अब वो बेसिकली वेरिएबल है और यहाँ पे भी ये सारे वेरिएबल रिटर्न है। अब इसके पीछे ही ये जो गैप है ये कैसे फिल कर रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, पहले अपन समझते हैं ईपीएफओ कितना बड़ा है। लगभग इंडिया में 6 करोड़ लोगों का पैसा ईपीएफओ में जाता है। जब भी आप देखते हैं कि आपका पैसा जो पीएफ में वो कट रहा है 12%, पीएफ सॉरी जो अपना पेंशन के लिए कटता है, ठीक है, तो वो सारा जो पैसा है 12% ऑफ द योर बेसिक सैलरी जो आता है वो बेसिकली ईपीएफओ के पास आता है। ठीक है, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए मैनेज करते हैं, जो कि नेक्स्ट बिगेस्ट यही है आफ्टर एलआईसी एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अगर अपन देखें तो इनका जो मोस्टली पैसा लगा हुआ है वो डेट सिक्योरिटीज में लगा हुआ है। अब डेट सिक्योरिटीज का लास्ट ईयर का कोई रिटर्न जो अगर आप देखोगे तो कोई खास नहीं रहा है। उसके पीछे मेजर रीजन क्या है, मेजर रीजन क्या है कि अपने सरकार का जो रेपो रेट है, आरबीआई का रेपो रेट वो 4% के आसपास है, वो बहुत ज्यादा कम है, बेंचमार्क रेट ही कम है। ठीक है, इन ओवरऑल वर्ल्ड में क्या हुआ था, कोविड के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ा कम कर दिए गए थे। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा फ्रीली अवेलेबल हो जाए, लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो सारी डेट सिक्योरिटीज का जो यील्ड था ना वो कम हो गया, बट ईपीएफओ ने अपना रिटर्न कम नहीं किया। ठीक है, चलिए अगर अपन बात करें इक्विटी ईटीएफ्स भी, तो यहाँ पे इक्विटी ईटीएफ्स ये क्या क्या करते हैं, 2-3 तरह के ईटीएफ्स है, इनके 4 मेन ईटीएफ है, सेंसेक्स, निफ्टी,
दो ये हो गए। फिर सीपीएसई जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का एक ईटीएफ है, और भारत 22 करके जो वो भी पीएसयू में जो पैसा लगाती है, ठीक है। तो ये दो तीन ही यहाँ पे मेजर इनकी ईटीएफ है जहाँ पे इनने पैसा लगाया था। अब बेसिकली अगर आप देखोगे ओवरऑल इक्विटी ईटीएफ्स भी जो इनका पार्ट है वो 1,22,000 करोड़ रुपए का ही है, जबकि टोटल जो मतलब 10% 15% ही यहाँ पे है। अच्छा, इनको मैंडेट है कि बेसिकली ये एक लिमिट से ज़्यादा है ना इक्विटी में भी पैसा नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये अपना फंड कैसे गैप कर पा रही है, बेसिकली जो रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस है, जो कमा रही है और जो दे रही है, वो कैसे कर पा रही है। तो कुछ यहाँ पे चीज़ें, सेल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, लास्ट ईयर आप सभी को पता है 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ इक्विटी के अंदर, थोड़ा बहुत उससे किया, थोड़ा बहुत जो डिविडेंड मिला। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनने जो पैसा लगाया था ना एसबीआई के निफ्टी का एक ईटीएफ है उसमें लगाया था, ठीक है। तो उसने बहुत बार है ना डिविडेंड्स दिए हैं। क्यों दिए? क्योंकि ईपीएफओ को अपना इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना होता है, इसलिए ना एसबीआई के निफ्टी ईटीएफ ने बहुत बार डिविडेंड्स डिक्लेयर किए, बाकी अदर ईटीएफ फंड्स ने नहीं किए। आप सभी को पता है एसबीआई भी सरकार का है और ईपीएफओ भी सरकार का है, तो देयर इज अ कोरिलेशन, ठीक है। इट इज ईजी टू मैनेज द थिंग्स देयर। तो बहुत बार डिविडेंड्स के थ्रू दे दिया। इवन यहाँ पे ऐसा भी माना जा रहा है, जो मेजर रीजन है कि ये क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि 16 लाख करोड़ रुपए इनका मैनेजमेंट है, टोटल अंडर मैनेजमेंट है। अब जितना भी पैसा इनको इन्फ्लो आया, ठीक है, तो बेसिकली उसमें से भी अगर थोड़ा पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट आया वो भी अगर एज ए इंटरेस्ट बांट दिया तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा है यहाँ पे और इंटरेस्ट बहुत छोटा अमाउंट होता है इनके लिए, तो यहाँ पे मैनेज करना इजीली हो जाता है। बस ये बात जरूर है कि यहाँ पे आप अंदर ही अंदर आप आपका प्रिंसिपल यूज कर रहे हो इंटरेस्ट पे करने के लिए, और इससे आपके ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद अब रेड फ्लैग्स क्या है? एक तो डिस्क्लोजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन लोग ने आईएलएफएस के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हिट लिया था, इनको बहुत सारे इनके डेट वगैरह बेड डेट्स हो गई थी, ठीक है। और यहीं पे अगर अपन देखें तो ये पेंशन लाइबिलिटीज पेमेंट करनी पड़ती है, जब आप एक लिमिट के बाद एज चले जाते हो तो आपको पेंशन पेमेंट होता है। तो उसका भी बेसिकली डेफिशिएट है 15,000 करोड़ का, बिकॉज पेंशन लाइबिलिटीज एक्चुअल वैल्यूएशन के थ्रू होती है, एक्चुअल की रिपोर्ट बनती है। लास्ट 2 सालों से एक्चुअल का यहाँ पे वैल्यूएशन हुआ नहीं है, आई थिंक इट इज अंडर गोइंग या फिर ऐसा कुछ है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है? यूनिटाइजेशन नहीं है, और लाइक म्यूचुअल फंड्स। अभी यूनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कभी भी आप ईपीएफ, जैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, बट आप ईपीएफओ में जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई यूनिट्स नहीं मिलते। इट इज जस्ट लाइक है ना, मतलब 1 लाख रुपए लगाए तो उसका वैल्यू इतना हो गया, इंटरेस्ट आ गया, वो सब चीज़ होती है। तो यूनिटाइजेशन नहीं है, और मार्क टू मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस बेसिकली क्या है? यूनिटाइजेशन एंड मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब क्या हुआ? जितना वो वेरिएबल रिटर्न कमा रहा है उतना वो दे देगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो डेट सिक्योरिटीज का रिटर्न है वो आपको फिक्स कर दे, या फिर और जो इक्विटी वाला है वो बेसिकली जैसे जैसे उनने कमाया उतना उतना वो दे देगा, कटिंग आफ्टर देयर मैनेजमेंट फीस। ऐसा किया जा सकता है। या फिर एक वो वेरिएबल रिटर्न डिसाइड कर दे कि भैया इतना वेरिएबल रिटर्न मिलेगा, एक फॉर्मूला डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देने चाहिए उनको, पता पड़ना चाहिए कितना डेफिशिएट है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पैसा बच रहा है, कितना इनफ्लो आया है, कितना उनका गेन हुआ है। तो इस तरह के डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अलाइनमेंट ऑफ द रिटर्न्स, ताकि जो अभी फिक्स रिटर्न्स दे रहे हैं बाय अर्निंग वेरिएबल, ये खत्म करना चाहिए। इट शुड बी लाइक वेरिएबल बाय अर्निंग वेरिएबल, ठीक है, तो वो होना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का भी प्लान क्या है? वो भी इस पूरे मैनेजमेंट से खुश नहीं है। ईपीएफओ एज जिस तरीके से चला जा रहा है, वो लगातार नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की तरफ फोकस कर रही है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग्स जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बढ़ा दी है। और उतनी सालों में इन लोग ने ना एक तो विड्रॉल के ऑप्शंस कम कर दिए, कि जब आप कैसे टैक्स सेविंग विड्रॉल कर पाओगे, तो वो ऑप्शंस कम कर दिए। उसके अलावा यहाँ पे लगातार इनके है ना और भी चीज़ों पे बेसिकली इन लोग ने प्रेस किया है कि यहाँ पे एनपीएस को आप बढ़ावा दो, ठीक है। तो देयर इज़ मच मच मोर प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अपने को ये पता पड़ रहा है कि ईपीएफओ का आने वाले समय में भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक आर्टिकल है कैन वेब का, जो बेसिकली हम लोग जो थ्रेड जो हमने बनाया वो बेसिकली इसके थ्रू है। कैन वेब पे कि आपको आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी गुड अबाउट कि कैसे वो मैनेज किया गया, कैसे क्या क्या रेड फ्लैग्स है, थोड़ा और डिटेल में यू कैन डेफिनेटली गो ऑन इट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अभी सभी आप साल के एंड में है, ठीक है। बेस्ट जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। 3 साल तक के लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा प्रोबेबली हमारा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड रहेगा। फिर एक जो होता है टैक्स हार्वेस्टिंग होता है, और उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप आपका अभी आप अपने लॉसेस बेच दीजिए, ठीक है। बेसिकली अपने शेयर्स अभी बेच दीजिए और बाद में आप वापस खरीद लीजिए, ताकि इस साल में आपको कुछ आपका शॉर्ट टर्म लॉस रह जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ आप पार्ट ऑफ योर फंड यू कैन सेल एज अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। मान लीजिए आपका एक कोई स्टॉक है जिसके अंदर 10 लाख रुपए का गेन है, 1 लाख रुपए तक के भी आप शेयर बेच दीजिए, क्योंकि 1 लाख रुपए तक की तो छूट वैसे भी मिलती है। अच्छा, इसके अलावा फेवरेट फिक्स इंस्ट्रूमेंट क्या है जहाँ पे आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलेंगे? तो सेविंग्स जो अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है ना, वो बहुत अच्छा
अच्छा है, उसमें आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ज़्यादा फिक्स रिटर्न्स के लिए अपने को अगर जाना है तो बेसिकली आप है ना डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, बट डेट म्यूचुअल फंड्स में बी वेरी वेरी सेलेक्टिव, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पीएसयू डेट फंड्स में लगाइएगा, प्राइवेट डेट फंड्स में मत लगाइएगा। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बाकी ईपीएफओ एज अ कुछ खराब नहीं है। आई एम नॉट डिक्लाइनिंग कि आप ईपीएफओ बंद कर दो और आपका वो चालू कर दो, ये चालू कर दो। ईपीएफओ इज सो बिग कि वहाँ पे बड़ा घपला होने में बहुत ज़्यादा लोग मतलब है ना इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो आई एम ट्राइंग टू से कि फैक्ट बताने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, टू जस्ट शेयर द नॉलेज। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी ईपीएफओ होल्डर्स ये चीज़ समझ सकें और जान सकें कि क्या हुआ है। बिकॉज मैनी पीपल आर करंटली डिसअपॉइंटेड कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बट क्यों हुआ है वो भी जानना ज़रूरी है, और क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।